माना जाता है, जिसमें उन्होंने एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोफिजिक्स और मैथमेटिक्स के बारे में लिखा हुआ है। और अगर आर्य सिद्धांत ग्रंथ की बात की जाए तो उसमें आर्यभट्ट ने एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशन में इन्वॉल्व होने वाले मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स के बारे में लिखा हुआ है। हालांकि दुर्भाग्य से ये ग्रंथ इतिहास में खो चुका है और आज दुनिया में इसका एक भी अंश मौजूद नहीं है। इस ग्रंथ की कुछ डिटेल्स हमें 7वीं और 8वीं सदी के मैथमेटिशियंस और एस्ट्रोनॉमर्स द्वारा लिखे गए उनके शास्त्रों में देखने को मिलती है, और इसके अलावा हमारे पास इस ग्रंथ से जुड़ी और कोई भी जानकारी मौजूद नहीं है। यही वजह है कि दुनिया में किसी को भी इस बात का कोई अंदाजा नहीं है कि आर्यभट्ट ने अपने इस ग्रंथ के अंदर एग्जैक्टली क्या लिखा था। अब तीसरे ग्रंथ यानी अल नन्फ की बात करें तो वो भी आर्य सिद्धांत की तरह ही इतिहास में गुम हो चुका है। इसलिए आज हमारे पास इस ग्रंथ के नाम के अलावा इससे जुड़ी और कोई भी जानकारी नहीं है। यानी सभी ग्रंथों में सिर्फ आर्यभट्टीय ही एक ऐसा ग्रंथ है जो आज भी उसी कंडीशन में है जैसा उसको 1500 साल पहले खुद आर्यभट्ट ने लिखा था। वैसे आपको जानकर काफी हैरानी होगी कि इस पूरे ग्रंथ में आर्यभट्ट ने सिर्फ 121 श्लोक ही लिखे हैं, और इन्हीं 121 श्लोकों में उन्होंने इतना कुछ लिख दिया कि आज भी उन्हें इतिहास के सबसे महान मैथमेटिशियंस और एस्ट्रोनॉमर्स में शुमार किया जाता है। असल में ये पूरा ग्रंथ संस्कृत भाषा में लिखा गया है, और हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि संस्कृत एक ऐसी भाषा है जिसके अंदर कम शब्दों में बहुत कुछ कहा जा सकता है। इसलिए आर्यभट्ट द्वारा लिखे गए 121 श्लोक गिनती में भले ही कम नजर आते हैं, लेकिन इनके अंदर जानकारी का पूरा खजाना छिपा हुआ है। असल में दोस्तों आर्यभट्टीय ग्रंथ 4 अलग अलग चैप्टर्स में बटा हुआ है, जिनका नाम गीतिका पाद, गणित पाद, कालक्रिया पाद और गोलपाद है। गीतिका पाद के अंदर मैथमेटिक्स की मूल जानकारी के बारे में लिखा गया है, और साथ ही इस चैप्टर में समय के माप की इकाइयों के बारे में बहुत अहम जानकारी दी गई है, जिससे हमें ये पता चलता है कि प्राचीन भारत में समय की गणना आखिर किस तरह से की जाती थी। इस ग्रंथ का दूसरा चैप्टर गणित पाद है, जिसमें आर्यभट्ट ने हमें ज्योमेट्रिकल प्रिंसिपल, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और इंडिटर्मिनेंट इक्वेशन यानी अलजेब्रा के बारे में बताया गया है, जिन्हें आमतौर पर स्कूलों के अंदर 10वीं क्लास में पढ़ाया जाता है। इसके बाद नंबर आता है तीसरे चैप्टर यानी काल क्रिया पाद का, जिसमें आर्यभट्ट ने मेजरमेंट ऑफ टाइम, ग्रहों की स्थिति और दिनों को जानने के तरीकों के बारे में बताया है। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद ये पता चलता है कि आर्यभट्ट ही वो पहले इंसान थे जिन्होंने स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम का फार्मूला दुनिया में सबसे पहले खोजा था। हालांकि दोस्तों ये कोई छोटी मोटी खोज नहीं थी, लेकिन फिर भी दुर्भाग्य से उनकी इस खोज के बारे में आज बहुत कम लोग ही जानते हैं। खैर चलिए आगे बढ़ते हुए अब इस ग्रंथ के आखिरी चैप्टर यानी गोलपाद के बारे में जानते हैं। और जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है, आर्यभट्ट ने इस चैप्टर में हमें ग्रहों के बारे में बताया है, जिसमें त्रिकोणमिति के सिद्धांत, ग्रहों की गति मापने के तरीके और भौगोलिक गणनाओं जैसी कई अहम चीजें शामिल हैं। आज दुनिया में त्रिकोणमिति की जब भी बात होती है तो उसमें हमेशा यूनानियों के योगदानों को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, लेकिन असल में त्रिकोणमिति के खोज के पीछे यूनानियों से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान हमारे भारत के रहने वाले आर्यभट्ट जैसे विद्वान लोगों का रहा है। दोस्तों बहुत से लोग इस बात को सोचकर काफी कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर आर्यभट्ट ने अपने ग्रंथ आर्यभट्टीय को संस्कृत के श्लोकों में लिखा था तो फिर उन्होंने उसमें मैथमेटिक्स के इक्वेशन और फार्मूलों को किस तरह प्रदर्शित किया, क्योंकि इक्वेशन और फार्मूले हमेशा नंबर्स में लिखे जाते हैं, जबकि आर्यभट्टीय ग्रंथ नंबर नहीं बल्कि संस्कृत के शब्दों में लिखा हुआ है। असल में दोस्तों इसके पीछे भी आर्यभट्ट का जीनियस दिमाग ही था कि उन्होंने बिना किसी नंबर का इस्तेमाल किए अपने श्लोकों में बड़ी बड़ी इक्वेशन और फार्मूलों का वर्णन कर दिया। दरअसल आर्यभट्ट ने एक ऐसे सिस्टम को इन्वेंट किया था जिसके अंदर नंबर्स को